नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दलितों के विकास पर प्रधानमंत्री का जोर, कहा औद्योगिकरण का मिलेगा कमजोर वर्गों को फायदा, नौजवानों को नौकरी की बजाय स्वरोजगार की नसीहत। डीडीसीए मामले में गोपाल सुब्रमण्यम की अजीत डोभाल को चिट्ठी, आईबी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से मांगे 5 अधिकारी। केजरीवाल ने फाइलों पर मांगा केंद्र से जवाब। सीपीएम में होंगे समय के मुताबिक बदलाव, कोलकाता अधिवेशन में आंतरिक लोकतंत्र पर चर्चा, नौजवानों को नेतृत्व में तरजीह। केरल की शराब नीति को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, सिर्फ 5 सितारा होटल में ही परोसी जाएगी शराब, बार मालिकों की याचिका खारिज। पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती हमला, 22 की मौत, 40 से ज्यादा घायल, तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार दलितों और पिछड़ों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है। दिल्ली में दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स के सम्मेलन में उन्होंने दलित और पिछड़ों के वित्तीय समावेश को दायरे में लाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि औद्योगिकीकरण के जरिए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं, जिससे दलितों और पिछड़ों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सम्मेलन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री ने समाज के पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक के साथ साथ एक बड़े अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो दलितों को मजबूत करना होगा। हमारी पूरी कोशिश यह है, इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। कभी कभी हमारे देश में डिबेट होता रहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मोह है वो देश की इकोनॉमी पर बोझ बन जाता है। मेरा अलग सोच है। मैं मानता हूं कि पिरामिड की जो तह है वो जितनी मजबूत होगी उतना ही पिरामिड मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने स्वरोजगार पर जोर दिया और कहा कि छोटे उद्योगों से कई लोगों को पिछड़े इलाकों में रोजगार मिलता है। प्रधानमंत्री ने छोटे उद्यमियों के लिए चलाई गई मुद्रा योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 80 लाख लोग बिना 1 रुपए की गारंटी के ही बैंकों से लोन ले चुके हैं। अच्छे कपड़े पहन ले तो सामंतशाही मानसिकता स्वीकार नहीं कर सकती है। ऐसी अवस्था में आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना ये सरकार की भी जिम्मेवारी है और आप सबका हौसला है वो मुझे नई ताकत देता है। दरअसल दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 2005 में हुई थी। यह खास तौर पर दलित उद्यमियों को कारोबार की संभावनाएं बताने और उन्हें बढ़ावा देने का काम करता है। प्रधानमंत्री ने पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए उद्यमशीलता पर जोर दिया है, मगर सवाल यह है कि देश के सुदूर इलाकों में स्वरोजगार तलाश रहे युवाओं को सरकारी दफ्तरों में होने वाली जद्दोजहद से निजात मिलती है या नहीं। कैमरामैन डीके पांडे के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के लोकसभा सांसद उदित राज मौजूद हैं। उदित जी, स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री का जोर वित्तीय समावेश को लेकर है, जिन्होंने बात कही है। लेकिन उदित राज जी, आप लंबे अरसे से पिछड़ों और दलितों के बीच में काम कर रहे हैं। क्या वाकई वित्तीय समावेश में इन वर्गों को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो मिलती दिखी है, या कहा जाए कि जो ये फॉर्मूला रहा है ये बहुत ही त्रुटिपूर्ण रहा है अब तक? बिल्कुल त्रुटिपूर्ण रहा है। बैंकों को एक परसेंटेज में लोन इन लोगों को देना था, लेकिन यह देखा गया कि 1 या 2% भी जो बैंक लोन एडवांसमेंट है वो इन वर्गों को नहीं दिया गया, जबकि होना यह था कि आबादी के हिसाब से छोटे छोटे लोन देने चाहिए था। बैंक तो फेल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक नई स्कीम शुरू की है, मुद्रा बैंक। तो मुद्रा बैंक के माध्यम से बहुत ज़्यादा आशा बढ़ी है और
इससे एडवांसेस और लोन्स दिए जा रहे हैं, तो नए स्वरोजगार के और स्वरोजगार के आयाम तो पैदा हो रहे हैं। इसमें दलितों को आगे आना चाहिए। जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो कहीं ना कहीं आड़े आती है। जो बैंक ऑफिशियल्स है या और भी जो फॉर्मेलिटीज है, इसमें मिनिमम फॉर्मेलिटीज है मुद्रा बैंक में, इसलिए संभावनाएं हैं कि इससे इंक्लूजन होगा। लेकिन उदित जी, जब प्रधानमंत्री स्वरोजगार की बात करते हैं उससे पहले मैं अगर सरकारी सेक्टर या फिर पीएसयू सेक्टर में आता हूं, वहां पर इन वर्गों के लिए जो सीटें रिजर्व थी वो भी पूरी नहीं भरी आती हैं। बैकलॉग इतना लंबा चौड़ा हो जाता है कि शायद उन संख्या को बताना बार बार उनके साथ नाइंसाफी होगी। क्या हम ये कहें कि उस दिशा में जहां पर एक सिस्टम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी, एक सिस्टम जो डेवलप है वहां पे हम क्यों नहीं फोर्स कर पाते कि आपकी वो बात से आपकी बात के सहमत हूं कि भेदभाव तो है ही है। नियत सबसे बड़ी चीज होती है, नियम से बड़ी चीज नियत होती है। अगर नियत खराब हो तो चाहे जितने अच्छे कानून बनाए जाएं और सुविधाएं दिए जाएं और सरकारी संरक्षण दिए जाएं, और लागू नहीं हो सकते हैं। तो बहुत दिनों से बैकलॉग चल रहा है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय बड़े जोश में उन्होंने एक पत्र लिखा था कि 2005 के दिसंबर तक जो खाली पद हैं वो भर दिए जाएंगे, और 2004 में ही लिखा था, 2005 के अंत तक भी नहीं भरे गए और बाद में भी नहीं भरे गए। तो अभी लाखों पद खाली पड़े हुए हैं जगह जगह पर, वह भी है। तो इस बात को तो हमने कहा कि विरासत में बहुत सारी कुछ मिली हुई है। जैसे बैंक, जो जितने नेशनलाइज बैंक उन्हें लोन दे करके इनको स्वरोजगार परत बनाना था। और सीआईआई एसोचैम एंड फीकी ने जो 2006 में एक एग्रीमेंट किया था सरकार के साथ में कि 100 एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे साल में, 500 प्रोफेशनल करेंगे, 10,000 पहले कोचिंग देंगे, फिर 50,000 को ट्यूशन देंगे स्टूडेंट्स को, और भी तमाम सारे वायदे किए थे जो यहाँ के औद्योगिक संगठनों ने, क्योंकि उस समय दबाव हमारे संगठन का था, अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ। हम 2002 और 2003 से लगातार इस बात को उठाते आ रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2004 में एक मंत्रियों की कमेटी बनाई थी शरद पवार जी के नेतृत्व में, इस बात को विचार करने के लिए कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए विचार किया जाए या संभावनाओं की तलाश करना चाहिए। और उसमें पासवान जी भी थे, लालू जी भी थे। तो 6-7 बार उस जियो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि इस निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी। फिर 2006 में कोऑर्डिनेशन कमेटी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बनी, पीएमओ में। जी उदित जी, ये एक लंबा प्रोसेस रहा, यही था कि किस हमें तरह इसको से बारीकी से देखते हैं। लेकिन अब आपकी सरकार क्योंकि केंद्र में है और जिस मंच पर आज प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मुझे याद पड़ता है जब 2005 में इसकी स्थापना की गई थी तब एक बड़ा एजेंडा था। लेकिन मैं देख रहा था पुराने आंकड़ों को कि उस एजेंडे से भी ये संगठन बहुत पीछे है। स्वरोजगार को लेकर जिस तरीके की ज़रूरतें हैं पिछड़े या फिर दलित तबके में, उनसे भी बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें उनको नहीं बनती दिख रही हैं। इसकी विफलता एक तरीके से मैं कहूँगा है, क्यों है आखिर, उसको कैसे पूरा करेंगे? नहीं, ये संगठन कोई सरकारी संगठन नहीं है, कोई बड़ा संगठन नहीं है। ये संगठन जो है एग्जिस्टिंग जो दलित एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हीं को इकट्ठा करके संगठन बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनके हाथ में क्या है कि उनको व्यापारी बना देंगे। ये रास्ता बता सकते हैं। गवर्नमेंट की तमाम इसको स्कीमें है, एनएसडीसी है और भी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की भी है। इसके अलावा भी तमाम कयावत की जाती रहती है कि कैसे इनको स्वरोजगार परक बनाया जाए, कैसे फिनेंशियल इंक्लूजन किया जाना चाहिए। उसमें हम लोगों की स्वयं से भी संस्था है, संगठन है डिक्की, ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहां से एक्चुअली होना है, जैसे कि नेशनलाइज बैंक्स 17, 18, 19 हैं जिनको ये प्रमोट करना चाहिए था, या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का या एनएसडीसी का या स्किल ट्रेनिंग से या और जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, वहां से मूल रूप से हो सकता है। अब एक एनजीओ, एक समाजसेवी संस्थाओं की सीमा होगी।
जी। तो उससे तो बहुत ज्यादा आशा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या टारगेट था 2005 में। जी जी मुझे मालूम है कि वही लोग हैं जो भोपाल में भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से अपने आप को प्रचारित करते नहीं, हैं, बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं आप। दिग्विजय जी ने शुरू किया था जी जी भोपाल डिक्लेरेशन। उदित जी वक्त दिग्विजय जी जब चीफ मिनिस्टर थे जी तो जी शायद 2005 या 2000 में, तो वहां से शुरुआत इसकी मैं हुई मैं थी। वक्त कम है इसलिए एक आखिरी सवाल के साथ इसको खत्म करना चाहूंगा आपसे चर्चा। कई उद्यमी जो रहे हैं जिन्होंने कोशिश की, इन वर्गों से उनकी एक बड़ी दिक्कत रही है, चिंता रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए कि लोन को लेकर, और दूसरा ये रिकवरी को लेकर, अगर उनके किसी उद्यम को लेकर दिक्कत होती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है रिकवरी को लेकर। वनस्पति अगर बड़े, मैं कहूँ उद्योगपति या फिर बड़े घराने हैं, उनको लेकर एक बड़ी छूट भी रहती है बैंकों की ओर से। ये एक यहाँ पर बड़ी विषमता दिखती है। इनके साथ तो ज्यादा ही होती है। वैसे जो छोटे लोन वाले होते हैं उनकी रिकवरी बहुत ज्यादा है, 94-95% है, चाहे जिस वर्ग से हो। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है दलित एंटरप्रेन्योर के लिए, कि सामाजिक समस्या है। मान लीजिए कनॉट प्लेस में या पालिका बाजार में ये कोई ट्रेडिंग का काम करने लगे, व्यापार का काम करने लगे, तो इनसे लेन देन लोग नहीं करते हैं, खरीदते नहीं हैं। जी तो पिछली सरकार ने कोशिश किया था कि जो 20% सर्विसेज एंड गुड्स सरकार खरीदती है, तो एसएमई से खरीदती है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री से, उसमें से 4% दलितों से खरीदा जाना चाहिए, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो यही कि इनको किस तरह से इंक्लूजन किया जाना चाहिए। तो सामाजिक समस्या, इंस्टीट्यूशनल के साथ में सामाजिक समस्या बहुत बात, जी बिल्कुल। भेदभाव बड़ा है। अगर कोई दलित है होटल खोल ले और चाय की दुकान खोल ले तो कोई उससे खरीदेगा ही नहीं। तो ये समस्याएं हैं, और मैं बहुत अंदर से जानता हूं कि इनसे ट्रांजैक्शन और लेना देना पसंद लोग नहीं करते। बिल्कुल, यानी कि इन समस्याओं पर सरकार को फोकस करना होगा, तभी शायद हम कह सकते हैं कि जो बात हो रही है वित्तीय समावेश की इन वर्गों के साथ, वो उस सपने को साकार कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया उदित राज साहब हमें वक्त देने के लिए आप। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक को उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। बात आम आवाम की, जीवन संग्राम की, दुनिया जहान की, जो करती है आप पर असर। हम बनाते हैं उसको खबर। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। देखिए RSTV विशेष, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। डीडीसीए विवाद की जांच करने वाले गोपाल सुब्रमण्यम ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मदद मांगी। सुब्रमण्यम ने आईबी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से ऐसे अधिकारियों के नाम मांगे हैं जो जांच में मदद कर सकें। सुब्रमण्यम ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी इस सिलसिले में एक चिट्ठी लिखी है। डीडीसीए विवाद में दिल्ली सरकार की जांच आयोग के मुखिया गोपाल सुब्रमण्यम की 2 चिट्ठियां मंगलवार को सामने आईं। पहली चिट्ठी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नाम है। सुब्रमण्यम ने आयोग की मदद के लिए 15 अधिकारियों के नाम मांगे हैं। उन्होंने आईबी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से 5-5 अधिकारियों के नाम भेजने का अनुरोध किया है। दूसरी चिट्ठी उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी। इसमें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के 5 अधिकारियों के नाम बताने को कहा गया है। उधर केजरीवाल ने केंद्र से पूछा है कि क्या डीडीसीए की फाइल प्रधानमंत्री को भेजी गई है। आज मेरे को पता चला, कल मेरे पास खबर आई थी, मेरे को पता नहीं सोर्सेस से है कितनी सच है खबर, कि राजनाथ सिंह जी ने फाइल डीडीसीए वाली जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी की फाइल, वो प्रधानमंत्री जी को भेजी हुई है। बीजेपी ने गोपाल सुब्रमण्यम को राजनीति का शिकार नहीं होने की सलाह दी। गोपाल सुब्रमण्यम साहब को जो एक निटिगिटी के साथ, एक माइक्रो डिटेलिंग के साथ, क्या ये इन चीज़ों को करने का अधिकार है? पहला सवाल तो ये पैदा होता है। और दूसरा, जिस पर आपको विश्वास ही नहीं है उसी से आप जांच कराना चाहते हैं,
कैसी विडंबना है। कांग्रेस ने गोपाल सुब्रमण्यम का समर्थन किया है। गोपाल सुब्रमण्यम जी ने जो मांग की है उनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए, पर जिस तरह से खबरें सार्वजनिक हुई हैं उससे तो साफ ये लगता है कि केंद्र सरकार अपने तंत्र का दुरुपयोग करते हुए जो भी जांच दिल्ली सरकार कराना चाह रही है उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है। कानून के जानकार जांच आयोग के गठन पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये एक कंपनी है और ये कंपनी अंडर सेक्शन 25 कंपनी है। इस पर अगर इन्वेस्टिगेशन होनी है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करेगा। अगर लॉलेसनेस है तो लॉलेसनेस के तहत कोई तो आपको पुलिसमैन क्यों देगा भाई। दिल्ली विधानसभा ने 22 दिसंबर को जांच आयोग बनाने को मंजूरी दी थी। हालांकि उपराज्यपाल नजीब जंग ने इसे अवैध बता दिया है, लेकिन आयोग सोमवार से अपना काम शुरू कर चुका है। अब डीडीसीए में जांच के लिए गोपाल सुब्रमण्यम को अधिकारी भी एसीबी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस के चाहिए। ये उसी महकमे के लोग हैं जिस पर केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार का दबाव होने का आरोप लगाती आई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन अधिकारियों की जांच पर केजरीवाल कभी भरोसा कर पाएंगे। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए में भ्रष्टाचार के दिल्ली सरकार के आरोपों के बाद अब बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वादों से पलटने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। दिल्ली से चुने हुए बीजेपी के 7 सांसदों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की सरकार की खामियां गिनाई। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर विकास की अनदेखी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। ऐसी सरकार को जो इतनी ज़बरदस्त मेजॉरिटी लेने के बाद भी 1 साल में कुछ भी डिलीवर ना कर पाए और केवल अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करके जो है सार्वजनिक जीवन को अपमानित करे, ऐसी सरकार को एक दिन भी मुझे लगता है कि अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार का हम सब तो सांसद लोग तो मिलकर इस्तीफा मांगते ही हैं। सीपीएम के कोलकाता में हो रहे अधिवेशन में इस बात को महसूस किया जा रहा है कि पार्टी को समय के मुताबिक बदलना होगा। सीपीएम ने पार्टी के अंदर नई संस्कृति बनाने पर जोर दिया है। पार्टी अब नौजवानों को तरजीह देने की बात कर रही है। 5 दिन के महाधिवेशन में आज पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र पर बहस हो रही है। सीपीएम की प्लेनम में हुई चर्चा में पार्टी ने महसूस किया है कि समय के साथ न बदलने का खामियाजा पार्टी को चुनाव और संगठन दोनों में भुगतना पड़ा। मंगलवार को अधिवेशन के तीसरे दिन पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी पर प्रतिनिधियों ने चर्चा की। शिकायत भी हुई कि पार्टी नेतृत्व किसी मुद्दे पर अलग राय रखने वालों को बोलने का मौका नहीं देता। प्लेनम में 37 साल बाद संगठन की समीक्षा हो रही है। Not to criticize the Communist Party, the practices, age-old practices. We meet to have a self-critical assessment of the situation and assessing the strength and the weaknesses of the organization and trying to find out with the collective wisdom the future course. पार्टी संगठन और पार्टी नेतृत्व में नौजवानों को लाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए पार्टी रणनीति बना रही है। जानकारी के अनुसार पार्टी के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने संगठन पर जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कई संशोधन आए हैं। वो अभी तक सर्कुलेट नहीं हुए हैं, वो तो भी आ रहे हैं। वो पहले डेलीगेट्स के अंदर सर्कुलेट होंगे, उससे पहले हमारे पीबी में सीसी में डिस्कशन होंगे, उसके बाद डेलीगेट्स में होंगे, फिर वो एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे और उसके बाद फिर आपके पास जाएंगे। इस चर्चा में पार्टी के भीतर ऐसी नई संस्कृति पर जोर दिया गया है जो कि नई पीढ़ी को आकर्षित कर सके। कोलकाता प्लेनम में सीपीएम बदलते जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की रणनीति बना रही है। इस सिलसिले में डेलीगेट्स ने नेताओं को जनता से ज्यादा घुलने मिलने की नसीहत दी है और इसके साथ ही पार्टी सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल पर भी चर्चा कर रही है। माना जाता है कि पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी इस बदलाव को सामने से लीड कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। और सीधे रुख करेंगे कोलकाता, जहां पर लगातार श्याम सुंदर इस प्लेनम को कवर कर रहे हैं। श्याम, आज जो चर्चा है कि आंतरिक लोकतंत्र को लेकर चर्चा हो रही है और यही सबसे कमजोर कड़ी मैं कहूं कि आज की राजनीतिक दलों में दिखती है। यहां पर क्या कुछ निकल कर आ रहा है?
देखिए कविंद्र, पिछले जो पार्टी कांग्रेस हुई थी विशाखापत्तनम में कांग्रेस की, वहां पर सीपीएम की, वहां पर सीताराम येचुरी को महासचिव चुना गया और उनके सीताराम येचुरी सीपीएम के वो नेता हैं जो लगातार पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाते रहे और उन्होंने पार्टी में सामूहिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत जवाबदेही के मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया था। और पार्टी कांग्रेस जब विशाखापत्तनम में हुई थी तो उस वक्त में यह फैसला हुआ था कि एक अलग से एक अधिवेशन किया जाए जिसके अंदर संगठन पर पूरा फोकस करके संगठन के ऊपर चर्चा की जाए और वो चर्चा अब कोलकाता में हो रही है। अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें लगातार पश्चिम बंगाल के डेलीगेट्स की बात करें या केरल के डेलीगेट्स की बात करें, जो दो बड़े जनाधार वाले राज्य हैं, वहां से लगातार लोगों ने यह बात कही है, नेतृत्व की आलोचना की है कि उनका जो जीवन संपर्क होना चाहिए लोगों के साथ, वो जीवन संपर्क जो है वो टूटा है। उसके साथ साथ जो युवा पीढ़ी को, जो नई पीढ़ी को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे, जो राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह से देश में बदली, उनको समझने में नेतृत्व नाकामयाब रहा और उसका खामियाजा जो है वो न सिर्फ चुनाव में बल्कि पार्टी संगठन को भुगतना पड़ा। अभी दो दस्तावेज अभी इस प्लेनम में प्रस्तुत किए गए हैं। एक प्रकाश करात ने संगठन के ऊपर रिपोर्ट प्लेस की थी और उसके बाद एक प्रस्ताव संगठन के ऊपर महासचिव सीताराम येचुरी ने प्लेस किया और यह बताया गया है कि इन पर भी अमेंडमेंट डेलीगेट्स की तरफ से आए हैं। निश्चित तौर पर ये अमेंडमेंट ऐसे हैं, उनमें से कुछ ऐसे अमेंडमेंट हो सकते हैं जिनके ऊपर जोर दिया जा सकता है या वोटिंग अगर नेतृत्व उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो वोटिंग की नौबत आ सकती है। हालांकि यह कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन इस प्लेनम में सीपीएम न सिर्फ कारण तलाशने की कोशिश कर रही है बल्कि उन कारणों को समझते हुए उनका समाधान निकालने की भी कोशिश सीपीएम की इस अधिवेशन में होगी। श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोलकाता से ताज़ा अपडेट देने के लिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मीडिया में होने वाली बहस तथ्यों पर भारी पड़ रही है। प्रिंट मीडिया पर सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने ये बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 में प्रिंट मीडिया का विकास दर 5.80% रहा। इस दौरान करीब 6000 नए प्रकाशन शुरू हुए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को भारत में प्रेस 2014-15 रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि न्यूज चैनलों की बाढ़ के बावजूद तथ्यों को जानने की दर्शकों की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। इस स्थिति में प्रिंट मीडिया स्पष्टता के साथ तथ्य पेश कर बढ़त बना सकता है। पुराना सिद्धांत था कि न्यूज सेक्रेड होती है, वो स्पष्टता से जो न्यूज है बिना किसी विचार के, बिना किसी स्लांट के आ जाए और एडिटोरियल कमेंट में, ओपिनियन पीसेस में अपना ओपिनियन आ जाए। मुझे लगता है कि न्यूज और ओपिनियन के बीच में जो एक डिवाइडिंग लाइन थी वो अपने आप में काफी कमजोर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 31 मार्च तक देश में 1,05,443 प्रकाशन थे। इनमें से सबसे ज्यादा हिंदी के 42,493 थे। अंग्रेजी प्रकाशन की संख्या 13,661 थी। वहीं उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 16,130 प्रकाशन होते थे। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का नंबर था। इंटरनेट मीडियम के बाद विशेष रूप से प्रिंट मीडिया की सर्कुलेशंस या अपने आप में स्थायी हो गई हैं या कई स्थानों पर कम हो गई। लेकिन भारत इसका एक एक्सेप्शन रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि अखबारों की संख्या में 8% से अधिक का इजाफा हुआ है। ऐसा क्षेत्रीय अखबारों के तेजी से आगे बढ़ने से हुआ है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बिहार के वैशाली जिले में एक इंजीनियर और मुजफ्फरपुर में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई है। पिछले 4 दिनों में अब तक 4 लोगों की हत्या हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद अपराधियों ने इन 2 हत्याओं को अंजाम दिया। बिहार के दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि वैशाली जिले में एक इंजीनियर की हत्या कर दी गई। बेहद निर्मम तरीके से हुई इस हत्या से पूरे इलाके में डर का माहौल है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी सोमवार को एक व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। कॉल कर रहे हैं, दोनों नंबर स्विच ऑफ, कुछ बता नहीं रहा है। उसके बाद जो है सो बहुत इधर उधर हम लोग खोजे तो कहीं कुछ पता नहीं चला। तो जो लाश मिला है उसका गर्दन कटा हुआ है, पेट उट में भी दाग है घाव का, वही उठा के लाया। आदमी मुजफ्फरपुर का है
अहियापुर थाना का खबर किया गया है, पता नहीं आया नहीं लोग। दहशत में है कि 5:30 में 5 बजे में लूट की घटना हो रही है, गोली मार दिया जा रहा है। अब व्यापारी क्या करेंगे? व्यापारी सभी लोग शटर में ताला लगा के घर पे बैठे, प्रशासन ही अपना सब चीज चलाए। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब लालू जी इस सरकार का हिस्सा होंगे तो जरूर कानून व्यवस्था, जो 90 का जो दशक हम लोग देखते रहे हैं जहां पे कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी, वो कानून व्यवस्था उसी स्तर पर इस सरकार में भी हमें गिरी हुई नजर आएगी, और जो कि सामने अब आने लगा है। सरकार में आते ही जो लोग जंगल राज बिहार को पहले बनाए थे, उन्होंने फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया। एक के बाद एक हुई इन वारदातों को लेकर सरकार भी सख्ते में है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अपराधियों पर शिकंजा कस लिया जाएगा। जिन लोगों ने ये काम किया उनके साथ सख्ती से उनको कुचला जाएगा और उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि दूसरा देख करके कांप जाए। सूबे के मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सुशासन पर जनता के भरोसे को लौटाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल में शराब पर पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। राज्य सरकार ने शराब पर पाबंदी के लिए नई नीति बनाई थी, इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सरकार ने 10 वर्षों के भीतर राज्य में शराब पर पूरी तरह से रोक लगाने की नीति बनाई है। सरकार की इस नीति के खिलाफ बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, इसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बार के मालिक नाखुश हैं। उनका कहना है कि इससे पर्यटन पर सीधा असर पड़ेगा। गुजरात के प्रसिद्ध साहित्यकार रघुवीर चौधरी को 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ज्ञानपीठ चयन बोर्ड ने चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है। उन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। चौधरी अब तक 80 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में एक आत्मघाती हमले में 22 लोग मारे गए हैं, जबकि इसमें 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये धमाका मर्दान में नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के करीब हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।